हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग फिर से 70 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण संग्रह लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो चार ऑप्शंस हैं, उसमें से अगर मैं ऑप्शंस बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूं। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे और लाल बाल पाल त्रिगुट के भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल आते हैं। तो ये लाला लाजपत राय से संबंधित तथ्य है। एक तथ्य यह भी है कि वर्ष 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में इन्होंने उग्र प्रदर्शन किया था लाहौर में। उसके पश्चात अंग्रेजों के लाठीचार्ज के माध्यम से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, किसके द्वारा और कहां पर? तो यह महाराष्ट्र में यह किया गया था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का जो गठन है 1904 में, और बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो बचाव पक्ष के वकील थे CR दास यानी कि चितरंजन दास। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। अरविंद घोष एक क्रांतिकारी, उग्र क्रांतिकारी व्यक्तित्व के स्वामी थे। अलीपुर बम कांड में उनका नाम आता है, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर किया और इन्होंने पांडिचेरी में ओरीविले आश्रम की भी स्थापना की थी और अध्यात्म की दुनिया में यह प्रवेश कर गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद हैदर रजा ने। आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, जिसकी दिल्ली में जिसकी जो नेतृत्व है सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हुई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति क्या थी? वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पश्चात उस समय के जितने भी नेता थे वह नरम दल के माने गए और नरम दल के नेता प्रार्थना और याचिका में विश्वास करते थे। वह अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज अफसरों, अंग्रेज राजनीतिज्ञों के सामने प्रार्थना और याचिका के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाते थे, जिसका पुरजोर विरोध बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गरम दल के नेताओं ने किया था। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व है यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में हुई थी। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 में एक रिटायर्ड सिविल सेवक A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसकी पहली बैठक बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो यह 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। नेक्स्ट देखेंगे, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया था, इंडियन एसोसिएशन। और बाद में इसका इसे शामिल कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में यह ज्ञात है कि यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1837 ईस्वी में की गई थी, 1837 में। और यह जमींदारों के लिए, यह लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी जमींदारों के बेहतरी के लिए। नेक्स्ट है, दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था, लंदन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया गया था द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्हें इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक जो है उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी जो स्थापना है वह बंबई शहर में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सन 1850 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। वह एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे और इस प्रथम अध्यक्षता किया था इसकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थाई, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नेरोजी ने, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी ने। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के हैं? यह कहा था एल्गिन द्वितीय ने। एल्गिन द्वितीय का यह कथन है, एक ऐसा अंग्रेज जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से बहुत ही क्षुब्ध था और इस तरह की अहंकारी प्रवृत्ति की बातें करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति यानी कि पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी थी? यह किसने दिया था भिखमंगी राजनीति? तो यह उग्रवादियों के द्वारा कहा गया था कि यह जो कांग्रेस की जो पद्धति है उदारवादियों की, वो भिखमंगी राजनीति यानी कि प्रार्थना और पेटिशन को और याचिका को वो भिखमंगी राजनीति की संज्ञा उन्होंने दिया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। यह किसने कहा था? तो एल्गिन ने ही कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक शीर्षक लेखों की श्रृंखला में किया है? तो यह किया है अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड की रचना किया है और उन्होंने नरम दलीय राजनीति की आलोचना की है उसमें। अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में एक प्रमुख जो है क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना भारत में जो है किया गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो यह समाचार पत्र था पैट्रियट। इससे पूर्व 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में ही पहली बार भारत माता मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने भारत का झंडा लहराया था। विदेश में पहली बार किसी महिला के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रथम बार 1907 में झंडा लहराया गया था विदेश में। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो किस गवर्नर जनरल के काल में दिल्ली से जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई? तो यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और यह क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था
और उसे तोड़ने के लिए और क्रांतिकारियों के जो है मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पैसिव रेजिस्टेंट का जो सिद्धांत है वह अरविंद घोष ने दिया था, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के बाद आगे बढ़ेंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन इस ऑप्शन के अनुसार 15 अक्टूबर 1905 को हुआ, 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो इसका उत्तर होगा रॉलेट अधिनियम, जिसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, इसे काला कानून कहा गया। बिना किसी मुकदमा के दोष सिद्धि कर उसे गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो यरवदा जेल में जो गांधी जी ने आमरण अनशन किया वह उन्होंने किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड के विरोध में। तो कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया था। इसके बारे में तथ्य यह है कि कम्युनल अवार्ड दिया गया था पूना पैक्ट के बाद 1932 में, और इसके माध्यम से दलितों के लिए अलग ही निर्वाचन क्षेत्र का गठन कर दिया गया था, जिसका महात्मा गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया था आमरण अनशन के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो किस आंदोलन में? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में महात्मा गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास। पेशे से वकील चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं और इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक की रचना की है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? यह तो बहुत ही हमें पता है अच्छे से कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जहां गर्म दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी। लेकिन इसका दूसरा विभाजन भी हुआ और यह हुआ था मुंबई में वर्ष 1918 ईस्वी में। वर्ष 1918 में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में पंजाब में हुआ था, अमृतसर में, और उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करता था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी कब? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की जब वह जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने हिंद स्वराज नामक महान रचना किया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। देशी राज्यों और भारत के जो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके बीच संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी गठित की गई थी वर्ष 1927 ईस्वी में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन हमें पता है कि वर्ष 1928 में भारत आया था, 1927-28 के काल में, और भारतीयों में इसके प्रति बहुत ही विरोध प्रदर्शित किया गया था। और इसका मुख्य कारण था कि इसमें जितने भी सदस्य थे वह सभी के सभी अंग्रेज थे, और इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन की भी संज्ञा दी गई थी। व्हाइट मैन कमीशन, इसके जितने भी सदस्य थे वह सभी के सभी अंग्रेज थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में द्वैध शासन यानी डायरकी प्रारंभ किया गया कब किया गया? भारत में द्वैध शासन की जो स्थापना हुई वह मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से हुई। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार 1919 में हुए उसके द्वारा भारत में द्वैध शासन की जो प्रारंभ किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दो तथ्यों से छिपा हुआ है कि त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। और यह त्रिपुरी कहां है? तो यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत ही ज्यादा जो है क्रोध पनप रहा था और उसे शांत करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो यह किसका दिमाग का उपज था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। भारत में बाल्कन प्लान, जिसके माध्यम से आपको पता होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में जो है भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से उनको भेजा गया था और भारत की स्वतंत्रता के समय जो अंतिम वाइसराय थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंग्रेज वाइसराय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो यह किसने बनाया? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो पेशे से कौन एक शिक्षक थे? तो यह थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वर्ष 1928 में भगत सिंह महान क्रांतिकारी की जो अध्यक्षता में नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ? तो यह हुआ था 1932 में तीसरा एवं अंतिम जो गोलमेज सम्मेलन है वह 1932 में संपन्न हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो वह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था और इसमें भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब? कितनी तारीख को गांधी जी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किया गया? तो यह किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 को इनके द्वारा हुआ था। इससे पूर्व 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए उन्होंने पदयात्रा किया और साबरमती से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने संपन्न किया था और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर पहुंचकर इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया, मतलब नमक कानून को इन्होंने तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। यह भारत लौटे वर्ष 1915 ईस्वी में। 1915 में यह भारत लौटे थे और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वापस भारत लौटे थे। और इसी को याद रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस भी हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। यह तथ्य इसी से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? यह किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए वर्ष 1930 में तंजौर यानी कि दक्षिण भारत में इस अभियान को किसने संगठित किया? तो यह किया था सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आ गए हैं समवर्ती सूची पे। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो क्या नहीं है? समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य यानी कि समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना समवर्ती सूची का विषय है। अब हम ये जान जाते हैं कि समवर्ती सूची है क्या। ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं और उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो लोक स्वास्थ्य चूंकि राज्य सूची का विषय है
और यह समवर्ती सूची में नहीं आता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना भी समवर्ती सूची का ही विषय है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 को यानी 1 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे, बीजी खेर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो यह किया गया था किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो 92वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली को 8वीं अनुसूची में रखा गया। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसी राज्य में अगर कानून व्यवस्था या राज्य का जो तंत्र है वह सही तरीके से कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को सूचना भेजते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो निश्चित ही राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति जो है प्रदान की गई? तो वह किया गया किस संवैधानिक संशोधन में? तो 69वें संशोधन में दिल्ली को भी विधानसभा का दर्जा दिया गया। चूंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भारत की राजधानी भी है। 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वहां विधानसभा का गठन और मंत्री परिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई। दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन आज के लिए रेलिवेंट होता है आज की वर्तमान परिस्थितियों में। तो यह 52वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून संबंधित है। अब हम जानते हैं कि दल बदल विरोधी कानून होता क्या है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जो है या उनके किसी सदस्य के द्वारा चुनाव के पश्चात निजी फायदों के लिए अगर दल बदल किया जाता है तो उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में सरकारें चुनाव के पश्चात जो है परिवर्तित हो जाती हैं, तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया। संवैधानिक संशोधन 52वां संवैधानिक संशोधन इससे संबंधित है। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो यह किससे जोड़े गए? तो 42वां संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे। 42वां संवैधानिक संशोधन को एक मिनी संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो किस जो संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह किया गया? तो यह किया गया 84वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, यानी कि वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुनर्निर्धारण 2026 के पश्चात होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि 2026 के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो अभी हाल ही में एक नए संसद भवन का निर्माण भी किया गया है जिसमें अधिकतम जो सांसद हैं वह बैठ सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। 24 अप्रैल भारत में पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर से 1959 ईस्वी में किया गया था और इसे संवैधानिक दर्जा यानी कि अधिनियम के रूप में इसे 24 अप्रैल 1993 को दर्जा प्राप्त हुआ, लागू किया गया। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है मिश्रित कृषि में? कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, यह मिश्रित कृषि का ही एक रूप है, कृषि के साथ पशुपालन। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में यह 1937 ईस्वी में यह लागू किया गया था, वर्ष 1937 में। एगमार्क एक्ट जो है फूड आइटम्स के जो शुद्धता के लिए, उनकी अच्छी क्वालिटी के लिए प्रदान किया जाता है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरी के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? सबसे अधिक पूरे भारत में ब्रॉड गेज ही लाइन है और इसके 2 पटरियों के बीच की जो मानक दूरी है 1.676 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है?
आज हम भारत जो है एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, लेकिन भारत का जो निर्यात है वो बहुत ही मंद तरीके से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था आयात केंद्रित है। आज भी हम निर्यात से कहीं अधिक वस्तुओं का आयात करते हैं। तो निर्यात की जो मंद प्रगति का कारण है ऊंचे मूल्य, वस्तु का जो है ऊंचा मूल्य है, विदेशी प्रतियोगिता में हम जो है पिछड़ जाते हैं, निम्न स्तर के माल का जो उत्पादन होता है, जो वैश्विक पटल पर जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो हम नहीं बना पा रहे हैं। ये सभी कारण जो है भारत की निर्यात की मंद प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा किया गया था? तो यह समिति थी केलकर समिति। केलकर समिति ने धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट यानी इनकम टैक्स को समाप्त करने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट है रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? तो रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से संबंधित रहा है। भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाने के लिए रंगराजन समिति जो है गठित की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सेंकाकू द्वीप चीन और जापान के मध्य विवादित क्षेत्र है। चीन इस पर अपनी आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और जापान इसे अपना हिस्सा मानता है, सेंकाकू द्वीप को। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो वह जो जगह है उसे केप हॉर्न कहा जाता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मिलन स्थल को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर केप हॉर्न कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है तकलामकान मरुस्थल। तकलामकान मरुस्थल जो एशिया में ही स्थित है और इसे शीतोष्ण मरुस्थल का विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो हार्मुज जो जल संधि है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि आपस में जोड़ती है। तो आप बताएं हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को अगर आपको यह पसंद आया है, हमारा सेट यह निरंतर 69 प्रीलिम्स को ध्यान में रख के 30 सितंबर तक दिया जाएगा, उसके बाद मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। तो निश्चित ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब आप लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।